नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव के बारे में, भारत का संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, समझिए, ये हमारे देश का पूरा ब्लूप्रिंट है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, सोचिए, इतना लंबा वक्त। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये गवाह हैं उस जबरदस्त मेहनत का, उन अंतहीन बहसों का और उस जुनून का जो भारत का संविधान बनाने में लगा था। इतने बड़े देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना कोई आसान काम तो था नहीं। और इस महान दस्तावेज की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही शक्तिशाली शब्दों से, हम भारत के लोग। सिर्फ ये 4 शब्द और ये साफ कर देते हैं कि इस संविधान की असली ताकत, इसका असली अधिकार कहीं और से नहीं बल्कि सीधे भारत के लोगों से आता है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अपने पहले हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है, बल्कि इसे भारत की राजनीतिक और दार्शनिक आत्मा कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि संविधान होता क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी देश को चलाने के लिए एक रूल बुक की तरह है, एक बुनियादी ढांचा जो ये तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे और अलग-अलग शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। अब ये तो समझ लिया कि संविधान क्या है, पर यह बना कैसे? इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए इसके बनने की ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं वो कौन-कौन से अहम पड़ाव थे जिन्होंने इसे आज का रूप दिया। इसकी जड़ें हमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिलती हैं, जो इसका एक बहुत बड़ा आधार बना। फिर आया साल 1946, जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा बनाई गई। 9 दिसंबर 1946 को हुई इसकी पहली बैठक, एक ऐतिहासिक दिन था। और फिर सालों की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। पर सवाल ये है कि इसे बनाया किसने? देखिए, इस बड़े काम के पीछे कुछ बहुत ही महान और दूरदर्शी लोग थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जिम्मेदारी थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के कंधों पर। लेकिन वो अकेले नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं के साथ 15 महिला सदस्य भी थीं और देश के कोने-कोने से अलग-अलग समुदायों से आए प्रतिनिधि भी थे। मतलब कोशिश यही थी कि इसमें हर भारतीय की आवाज शामिल हो। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर है क्या इसमें। चलिए इसकी विशाल संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारा संविधान वक्त के साथ साथ कैसे बदला है, कैसे बढ़ा है। देखिए, जब 1950 में लागू हुआ तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। और आज इसमें लगभग 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। और यही चीज़ इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाती है। अब इतने बड़े संविधान में कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो इसकी जान हैं, इसकी नींव हैं, जैसे कि पार्ट 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स। फिर है पार्ट 4 जो सरकार को बताता है कि लोगों की भलाई के लिए कैसी नीतियां बनानी चाहिए। पार्ट 5 और 6 में केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा ढांचा समझाया गया है। और पार्ट 9 जो पंचायतों की बात करता है, यानी लोकतंत्र को जमीन तक, गांव-गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था। तो हमने इसका ढांचा तो देख लिया, इसका शरीर देख लिया। अब बात करते हैं इसकी आत्मा की, यानी उन मूल सिद्धांतों की, उन कोर प्रिंसिपल्स की जो असल में भारत को भारत बनाते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है संप्रभु या सॉवरेन। इसका मतलब बहुत सीधा है कि भारत एक आज़ाद देश है। वो अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उस पर किसी भी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं है। अगला शब्द है समाजवादी। वैसे ये शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना, ये पक्का करना कि देश की तरक्की का फायदा कुछ लोगों तक ही सिमटकर ना रह जाए, बल्कि समाज के हर तबके तक पहुंचे। फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब ये नहीं है कि देश का धर्म से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि देश का अपना कोई एक राजधर्म नहीं होगा।
सरकार की नजरों में सारे धर्म बराबर हैं और हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। और आखिर में लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, क्योंकि यहाँ सरकार को लोग खुद चुनते हैं वोट देकर, और गणराज्य यानी रिपब्लिक, क्योंकि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का पद, वो किसी राजा महाराजा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता, बल्कि उसका भी चुनाव होता है। लेकिन ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत, क्या ये पत्थर की लकीर है? बिल्कुल नहीं। और यही हमारे संविधान की सबसे खास बात है। हमारा आखिरी हिस्सा इसी पर है कि कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीता जागता दस्तावेज जो वक्त के साथ सांस लेता है और खुद को बदलता भी है। 106 ये नंबर क्या है? ये आज तक हमारे संविधान में हुए संशोधनों यानी अमेंडमेंट्स की संख्या है। और ये एक नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये तो देश की बदलती जरूरतों और लोगों की नई उम्मीदों के साथ लगातार खुद को बेहतर बनाता रहता है। पर ये बदलाव होता कैसे है? इसके लिए संविधान में ही एक रास्ता दिया गया है, आर्टिकल 368। यही वो आर्टिकल है जो संसद को संविधान में बदलाव करने की ताकत देता है। और ये हमारे संविधान बनाने वालों की दूर की सोच को दिखाता है। वो जानते थे कि आने वाला वक्त बदलेगा और उस बदलाव के लिए उन्होंने पहले से ही दरवाजे खुले रखे। तो हमने देखा कि भारत का संविधान कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक राष्ट्र की यात्रा का आईना है जो लगातार चल रहा है। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समाज बदल रहा है, तो हमारा संविधान आने वाले कल की चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।